दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोटू हो चुकी है। ग्रैब 4 लगा दिया गया है, तमाम उपाय करे जा रहे हैं, कवायदें करी जा रही हैं, लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन पे अभी फिलहाल नियंत्रण संभव नहीं हो सका है। आखिर साल दर साल ऐसा क्या होता है कि दिल्ली की हवा खराब हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है? इस मामले में बात करने के हमारे 3 एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ सी स्टेप की पॉलिसी स्पेशलिस्ट स्वागता डे जी मौजूद हैं, दीवान सिंह जी हैं, पर्यावरण एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमारे साथ मौजूद हैं जो डीएमसी के साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं। स्वागता जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आखिरकार ऐसा क्या स्थिति है, दिल्ली में पोल्यूशन हर साल बढ़ जाता है, क्या इसके लिए जो भौगोलिक स्थिति है वो जिम्मेदार है या इसके लिए कोई और कारक जिम्मेदार है? हम गाड़ियों की बात करते हैं, गाड़ी जिम्मेदार है या निर्माण कार्य जिम्मेदार है? दो रीज़न, बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले तो हमारे सोर्सेज बहुत सारे हैं, कुछ सारे पूरे साल चलते हैं, जैसे हमारी गाड़ियाँ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, वेस्ट बर्निंग और जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं। इस समय एक और सोर्स ऐड हो जाता है, वो है ब्रिक किन्स जो दिल्ली के आसपास हैं। वो सीजनल एक्टिविटी है, मॉनसून से पहले किन्स नहीं बनता, और थोड़ा शायद पराली जलाने का भी। उसके साथ इस टाइम पे वेदर चेंज होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, हवा स्थिर हो जाता है, विंड स्पीड कम हो जाता है, तो उससे जो भी हम पोल्यूटेंट्स एयर में छोड़ रहे हैं वो एयर में ही रह जाता है, वो डिस्पर्स नहीं होता, और इसी वजह से दिल्ली एक आज गैस चैम्बर बन गया है। दीवान जी, आप क्या कारक मानते हैं कि 3 कारक जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो दिल्ली की हवा को ख़राब कर देते हैं? देखिए, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी शहर की, उसमें पोल्यूशन का जो प्रोडक्शन है वो जिम्मेवार है। बहुत इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली के अंदर, 27 इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जो कि अभी रीडेवलपमेंट होनी है उनकी, लेकिन रीडेवलपमेंट नहीं हो रहे बहुत सालों से। उनके अंदर कच्ची सड़कें हैं, धूल उठती है, स्लो मूविंग डीजल व्हीकल्स हैं बहुत, तो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं जी। दूसरा, दिल्ली की जो जोग्राफिकल लोकेशन है, ये इनलैंड सिटी है, समुंदर के पास नहीं है। अब आप गौर से देखेंगे कि जितने भी समुंदर के पास शहर हैं या पेनिनसुलर इंडिया में जितने भी शहर हैं साउथ इंडिया में, वहाँ पोल्यूशन लेवल इतना नहीं है, लेकिन दिल्ली का बहुत ज़्यादा है। वहाँ आपको 80, 90, 100, 125 मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन लेवल 300-400 पार करता है। तो ये फैक्टर हम दिल्ली के अर्बन प्लानर्स को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि अगर शहर इनलैंड है और यहाँ कोई हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि सी ब्रिज आए और प्रदूषण को साफ़ कर दे, तो हमें शहर का साइज़ कितना करना है, क्योंकि शहर का साइज़ बहुत मैटर करता है इसमें। जितना बड़ा शहर का साइज़ होगा उतना ही पोल्यूशन कंसंट्रेशन ज़्यादा समय तक रहेगा, क्योंकि वो हवाएं जो हमारे पास नहीं हैं वे रुक जाती हैं, वे आपको साफ़ नहीं कर पाती 4-5 दिन तक लगातार। तो इसके अभाव में शहर में पोल्यूशन गैस चैम्बर बन जाता है। इसी संदर्भ में कहता हूँ, जितने आप छोटे शहरों को देखेंगे या छोटे कस्बों को देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की इंटेंसिटी भले ही सेम हो जो दिल्ली की होगी, लेकिन पोल्यूशन के बैड डेज वहाँ कम मिलेंगे आपको दिल्ली के मुकाबले, क्योंकि वहाँ हवा को ट्रैप करने के लिए वो कंडीशंस नहीं है। छोटा शहर है तो जल्दी ही आसपास की हवा, हिंटरलैंड की हवा आके उसको साफ़ कर देती है जैसे हवा चलती हैं। तो शहर का साइज़ बहुत बड़ा कारक है इसमें पोल्यूशन को ट्रैप करने में, और इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इस संदर्भ में मैं यही बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर 80,000 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को अब अर्बनाइज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक लैंड पुलिंग स्कीम को अप्रूव किया है। उस स्कीम के तहत इस 80,000 एकड़ की ज़मीन के अंदर 17 लाख फ्लैट और बनने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, 17 लाख फ्लैट यानी 1 करोड़ लोग और बसेंगे, उतने ही व्हीकल्स और होंगे। हमसे प्रेजेंट दिल्ली संभल नहीं रही है, तो उस दिल्ली को कैसे संभालेंगे जहाँ 1 करोड़ लोग और बस जाएंगे, और वो 80,000 एकड़ का बफर जोन हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। फिर कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम करके सॉल्व कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक कम्पैक्ट सिटी में वायबल है, लेकिन बड़े शहर में, विस्तारित शहर में उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। इतने रूट्स, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन आप नहीं कर सकते कि हर आदमी को आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेसिबल दे दे। इसी संदर्भ में बताऊंगा कि बीजिंग में 6ठा रिंग रोड बंद करना पड़ा था उस सरकार को, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज नॉट फिजिबल और लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स को इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तो ये अगर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे तो हो सकता है ये ट्रैपिंग की जो इतनी बड़ी समस्या है हवा ट्रैप करने की, वो बहुत कम हो जाए। ट्रैप तो करेंगे, इस नॉर्दर्न प्लेन्स के शहर हवा ट्रैप करेंगे, इसलिए हमें इन शहरों को बहुत काबू करने की ज़रूरत है, इनका एक्सपेंशन रोकने की ज़रूरत है। एक्सपेंड करने हैं तो साउथ इंडिया के शहर कर लो आप, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स के ये अवॉइड करना चाहिए। जी मैम, एक सवाल आपसे कि जैसे हम गाड़ियों की बात करते हैं, दिल्ली में गाड़ियों की बेतहाशा संख्या बढ़ी पिछले कुछ सालों में। सीएससी की एक रिपोर्ट आई जिसने अपने कहा कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो गाड़ियाँ आई, फिर सीएनजी का कन्वर्जन हुआ, तो एक समय पोल्यूशन पीक पर था, सीएनजी आई, थोड़ा पोल्यूशन नीचे गया, फिर एक कोविड काल आया जब उसने बिल्कुल अपनी क्लीन एयर देखी। तो आप क्या मानती, गाड़ी कितना बड़ा फैक्टर है? और कई फिनोमेना, सेकंड सवाल मेरा इसी जुड़ा हुआ है कि बात हम करते हैं एयर शेड फिनोमेना की बात करते हैं, इन्वर्जन लेयर की बात करते हैं,
ये फिनोमेना कितने कारगर होते हैं और कितने बड़े कारक होते हैं कि पॉल्यूशन की को बढ़ाने में आपके? तो सबसे पहले गाड़ियाँ एक बड़ा कॉज हैं। अगर आप उसी CAC रिपोर्ट को देखेंगे, दिल्ली का जो जितना सोर्स अपॉर्चनमेंट या जितना एमिशन इन्वेंट्री हुआ है, ये वो स्टडीज है जो बताती है किस सोर्स से कितना पोल्यूशन आ रहा है। गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन लगभग 40 के ऊपर रहता है, 40% के ऊपर रहता है। एक चीज़ बता दूं, हाँ, डीजल से जब CNG आया पार्टिकुलेट मैटर कम हुआ, बट CNG नॉक्स बनाता है जो वापस सेकेंडरी पार्टिकुलेट तैयार करता है। तो एक नई प्रॉब्लम, थोड़े दिन साफ हवा रही और फिर नई प्रॉब्लम फिर से खड़ी हो गई। तो जब तक हम एकदम क्लीन ट्रांसपोर्ट नहीं लाएंगे, BS6, अभी BS7 की बात हो रही है, या इलेक्ट्रिफिकेशन, पूरी तरह से हम ट्रांसपोर्ट क्लीन नहीं करेंगे, मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लोग गाड़ी ना ले। आप देखिए मेट्रो पीक टाइम पे भरा रहता है, तो आप अगर बसेस को सेफ करेंगे, रिलायबल करेंगे, तो लोग लेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और एक सेगमेंट है व्हीकल्स में जो हम कम बात करते हैं, वो है ट्रक्स और बसेस की। ट्रक्स की संख्या बहुत कम है गाड़ियों के कंपेयर, बट अगर आप उसका पोल्यूशन देखेंगे, तकरीबन 60% ट्रक से आता है, तो उसको भी क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा, आप कह रहे हैं कि एयर शेड अप्रोच कितना ज़रूरी है। एयर शेड अप्रोच ये कहता है कि दिल्ली की हवा सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली NCR, उसके आगे UP, उसके आगे बिहार, उसके आगे वेस्ट बंगाल तक एक ही हवा टाइप चलता है, और इस एयर शेड को हम इंडो गैंजेटिक प्लेन कहते हैं। हाँ, ये एकदम सही है क्योंकि हवा इसी एरिया में मूव करता है, और अगर आप इस समय देखेंगे तो यहाँ के सारे सिटीज़ छोटे बड़े बहुत बुरी तरह से पोल्यूशन है। तो एयर शेड अप्रोच एक सही अप्रोच है, उसमें सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा, पर उसमें भी लोकल कंट्रीब्यूशन एक सिटी का होना है। तो सिटी लेवल पे हम लोकल सोर्सेज भी अगर 50% कम करें, तो फिर इतना बाहर का जो आता है हमारा, उससे हमें उतना फ़र्क तो पड़ेगा। हमें लोकल भी करना है, एयर शेड भी करना है, बट हमारे अंदर हमें लोकल को क्लीन करना है। एक इन्वर्जन लेयर की जो बात मैं कर रहा था आपसे, वो कितना बड़ा कारक है दिल्ली पोल्यूशन का? लोग कहते हैं कि हाँ, तो अक्टूबर नवंबर के महीने, हाँ, बिकॉज उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका प्लानिटरी बाउंड्री लेयर नीचे आ जाता है काफ़ी लो। थोड़ा लोगों को समझा सके कि इन्वर्जन लेयर बेसिकली क्या होती है, कैसे, और आप आम जनता को थोड़ा बहुत सिंपल भाषा में। तो क्या होता है, इस टाइम पे जब टेम्परेचर कम हो रहा होता है और आपका विंड स्पीड कम हो जाता है, तो जहाँ पे मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग हाइट वो बहुत कम आ जाता है, तो वो चेंज, वो पोल्यूशन डिस्पर्स नहीं होता और एक लेयर बन जाता है, सारा आपका पोल्यूशन वही रह जाता है। तो वो इस टाइम पे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि समर, अब आप बोलेंगे तो समर में क्यों नहीं पोल्यूशन में है, गाड़ियाँ कम नहीं हो रही हैं समर में भी उतनी गाड़ियाँ हैं, तो उस टाइम पे हमें इतना पोल्यूशन क्यों नहीं देखता, क्योंकि डिस्पर्शन नहीं हो पाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें पर दिल्ली का अगर आप बात करें, हमारा AQI समर में भी तकरीबन 200 रहता है, वो भी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, वो भी बहुत ही पोल्यूटेड है। तो अब हमें ऐसा लगने लगा है, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल हेडलाइन आया, दिल्ली हैज़ नाउ इम्प्रूव्ड टू वेरी पुअर। ये ऐसा है कि हम 0 पे थे, अब हम 20 पे हैं, हमें लाने हैं 80 नंबर, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते उसको। जी जी। तो अभी हमको वो 30 ही हमको अच्छा लगने लगा है। दिल्ली में हम मान के चल रहे हैं 150 AQ है तो सही है, तो वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे है। डॉक्टर साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब बिल्कुल आ रही है, आप पूछिए। सर सवाल मेरा ये है कि दिल्ली गैस चैम्बर में है, AQI 1000 तक का आंकड़ा करीब करीब पहुंच गया है। कई रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती हैं कि बड़े हार्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट हो, ICMR की रिपोर्ट हो, कि पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल जानलेवा है। लेकिन हमारे यहाँ आप क्या मानते हैं किन किन अंगों को नुकसान पहुँचाता है, अगर पॉल्यूशन की हम बात करें कि हमारे किन किन अंगों के लिए? और दूसरा, जो आम जन है वो कितना उसे इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं? क्या इतनी लोगों में जागरूकता आई है कि पॉल्यूशन को वो जोड़ते हैं कि इनसे बीमारियां संभव हैं, बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, पोल्यूशन जो एक चीज है सबको हानिकारक करता है। पोल्यूशन का मतलब भी यह है कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। अभी जो एक्सपर्ट ने बताया कि जैसे हम ना, कुछ लोग दिल्ली में रह रहे हैं कि हम आदी हो गए उस पोल्यूशन के, मतलब यह है कि हम आदी तो हो गए हैं, लेकिन वो पोल्यूशन हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हम आदी हैं।
मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे जो वर्कर्स हैं वो केरल से आए हुए हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। दे आर फीलिंग कि उनकी, मैं देख पा रहा हूँ, ये भी नहीं कि फीलिंग है, मैं उनको देख पा रहा हूँ कि आंखें उनकी जल रही हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, गले में उनको खराश हो रही है, उनको सांस नहीं लिया जा रहा, जबकि मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं यूज टू हो गया। लेकिन ये नहीं है कि मेरे को पोल्यूशन नहीं इफेक्ट कर रहा, मुझे भी पोल्यूशन इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी साइज है। पोल्यूशन का मतलब है कि पोल्यूशन है, जब ये हम बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट मेरे से एग्री करेंगे, एक तो पार्टिकल साइज होता है, हमारा जो लंग्स है प्यूरिफाई करता है हमारे ब्लड को, मतलब पार्टिकल्स को जाने नहीं देता लंग्स को। लेकिन ये जो साइज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। 2.5 से जो नीचे पार्टिकल साइज आते हैं वो मेरे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, कि एक तो वो लंग्स के अंदर उससे बड़े लंग्स के अंदर बैठ जाएंगे, और ये 2.5 से सीधे जो छोटे छोटे कण हैं वो मेरे खून में भी पहुंच जाएंगे, मेरे सांस लेने के बाद वो मेरे खून तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल्स मेरे शरीर में अंदर घुस गए और फिर पूरे शरीर में घूमेंगे, इसका नुकसान। और दूसरा, जो मेरे लंग्स को बड़े पार्टिकल साइज ने ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि मेरा फिल्टर का काम करती है, मेरे को ऑक्सीजन पहुंचाती है मेरे शरीर में, वो नहीं मिल रही। तो इन दोनों चीजों से मिलके जो होगा वो क्या होगा, मेरे को सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी कि रेस्पिरेटरी इलनेस, एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि ये पार्टिकल्स किस किस तरह के हो सकते हैं। और ये सिर्फ पार्टिकल ही नहीं है, जब हम AQI की बात करते हैं तो AQI 5 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो पार्टिकल साइज और गैसेस, जिसमें ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये सारी की सारी गैसेस मेरी एक जगह को नहीं, मैं कहूंगा मेरे ऊपर से दिमाग से लेके नीचे तक, यदि मेरे को ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिलेगी, आप सोच सकते हैं ऑक्सीजन मेरे को जीवित रहने के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन मेरे हर एक अंग में, हर एक टिश्यू में जाके मेरे को एनर्जी देती है, जिससे एनर्जी बनती है। मुझे ऑक्सीजन जाती है, ग्लूकोज मिलता है, तो उससे एनर्जी मिलती है। यदि मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन किसी को नहीं देते, हम ऑक्सीजन बंद कर दें तो क्या होगा, हम सब मर जाएंगे। अब ये पूरे मेरे शरीर का मर जाना है। लेकिन यही जो ऑक्सीजन है मेरे धीरे धीरे कर मेरे कहाँ जा रही है, ये ऑक्सीजन मेरे टिश्यूज को मिलती है, मेरे सेल्स को मिलती है, लेकिन उनको कम मिल रही है। स्लो पॉइजनिंग, स्लो डेथ जो बोलते हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल कम नहीं हुई, बिल्कुल कम होती तो मर ही जाते। लेकिन हमारे को स्लो पॉइजन हो रहा है कि धीरे धीरे उन टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होती जा रही है, तो दे आर गेटिंग डीजनरेटेड। तो मेरे को कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। रेस्पिरेटरी तो मैंने कहा कि होंगी ही होंगी। उसके अलावा क्योंकि ये सारे पार्टिकल साइज मेरे शरीर के अंदर जा रहे हैं, ऑक्सीजन मेरे पूरे टिश्यूज को नहीं मिल रही, तो मेरे को हाथ पांव में कमजोरी, लिथार्जी, किसी चीज को कंसंट्रेट ना कर पाना, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये सारी की सारी चीजें पोल्यूशन से कंट्रोल है। प्लस क्योंकि मैंने बताया ये पार्टिकल्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कॉपर के भी हो सकते हैं, किसी चीज के भी हो सकते हैं, आयंस के भी हो सकते हैं, जो कि मेरे शरीर में कैंसर भी पैदा करते हैं। तो ये भी देखा गया कि कैंसर्स, यदि आप देखेंगे लॉन्ग टर्म स्टडीज में, तो ये भी आएगा कि जहां पे पोल्यूशन ज्यादा है वहां पे कैंसर भी बढ़ जाता है। तो मैं नहीं समझता जो कहेंगे कि सिर्फ कहने के लिए हम बोल देते हैं कि हार्ट और लंग पे असर पड़ता है, बट मेरे पूरे शरीर पे इसका असर पड़ा है। जी सर, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि अगर हम, जैसे पोल्यूशन का ही नवंबर दिसंबर का महीना है, कई मरीज पहुंचते हैं कि हमको इस तरह की बीमारी हो गई, खांसी जुकाम तमाम तरह की, तो क्या डॉक्टर अपने पर्चे में ऐसा प्रिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि अभी पॉल्यूशन को वैसे प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि अमुक बीमारी पॉल्यूशन की वजह से हो गई। तो सेकंड सवाल था कि क्या जो आप चूंकि DMC के साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं, तो जो इलाज की जो पद्धतियां हैं, जिन्हें प्रदूषण की भूमिका क्या है, क्या उन पर भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है या कुछ काम करने की आवश्यकता है? क्या कुछ ऐसे रिसर्च दिल्ली के अंदर जो प्रमाणिक तौर पर संभव हो इलाज में, जहाँ कोई संबंध आप स्थापित कर सके हो कि ये चीज़ पॉल्यूशन की वजह से हुई हो? ऐसे कुछ मामले आपने सामने देखे हो या सुने हो, या सामने आपकी फर्टिलिटी में सुनने में या देखने में आए हो? आपने बिल्कुल यही सही कहा। जो हम बात करते हैं ये एविडेंस बेस्ड होती है, हम कोई हवा में बात नहीं करें। यदि ये बातें आई हैं कि AQI कहाँ से पैदा हुआ, ये मेडिकल स्टडी से ही पैदा हुआ कि जब हमने देखा कि इस मौसम में एकदम लोगों की सांस की तकलीफें बढ़ गई, क्योंकि शुरुआत सांस की तकलीफ से ही होगी, क्योंकि हम इस चीज को इनहेल कर रहे हैं।
तो जब देखा गया कि हर साल बाकी मौसम में ठीक रहते हैं और इस मौसम में आके लोगों को एलर्जी, सांस लेने में घुटन होना और तकलीफ हो गई, तो पहले हमने सोचा शायद कोई एलर्जी है। अब एलर्जी है तो कोई ना कोई कारण होगा, तो एलर्जी के कारण ढूंढने के तो पता लगा कि ये समय बड़े सारे एलर्जन, जैसे मेरे एक्सपर्ट ने बताया कि ये इस समय जो हवा में, अदरवाइज क्या होता है, यही जो पोल्यूटेंट्स हैं ये हवा में तैरते रहते हैं, हमारे पास तक नहीं पहुंचते। इस समय क्योंकि जियोग्राफिकली या बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि एयर ट्रैप हो जाती है, ये यहीं के यहीं रह जाते हैं। तब ये स्टडी में पता लगा हमारी रेस्पिरेटरी एनालिसिस से कि ये इस वक्त जहां पर पार्टिकुलर साइज और ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा कहीं ज्यादा है, तो इन सब का साइंटिफिक एविडेंस है। उसी साइंटिफिक एविडेंस से ये मैं कहूंगा कि अब ये उल्टी बात चली, जब हम लोगों ने ये बताया कि आपके हैं, तो हमारे सारी लोग, सरकारें जागी, सब कुछ जागी कि AQI भी कोई चीज है, तो दोनों चीजें आपस में मिली हुई हैं। तो मैं कहूंगा कि ये साइंटिफिक स्टडी या मेडिकल स्टडीज का ही है कि जब हमने AQI के ऊपर ज्यादा बोलना शुरू किया, क्योंकि इसके साइंटिफिक आधार है कि इससे मेरे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। यदि नहीं होता तो बाकी समय क्यों नहीं ऐसा होता। जैसे मैंने अभी आपको पहला उदाहरण ही दिया कि मेरे शहर में जो बाहर से लोग आए हुए हैं जी, उनको इस समय सांस लेने में तकलीफ है। अब यदि मैं इसको कोरिलेट करता हूं साइंटिफिक से, तो यही पता चलता है कि इस समय मेरे पार्टिकल साइज ज्यादा है और उनसे मेरे लंग्स में जाके बैठ रहे हैं, या कुछ ऐसे पार्टिकल्स नए हमें नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी हो रही है। और ये हमारे एनवायरमेंटलिस्ट ने बताया कि इसका कारण ये जरूर है कि यहाँ पर एयर ट्रैप हो रही है। हमारा भी यही क्वेश्चन था कि बाकी समय में भी तो ये पार्टिकल्स हैं कि क्यों नहीं हो रहे, तो पता चला कि ये पार्टिकल इस समय ट्रैप हो जाते हैं, ये दूर नहीं जा पाते, हवा नहीं चल रही। तो जब हवा नहीं चल रही समझो, तो मेरे शरीर से उनका कांटेक्ट ज्यादा देर के लिए है। जब ज्यादा देर के लिए कांटेक्ट है तो ऑब्वियसली एलर्जी के रिएक्शन, बाकी जो उनसे जो मुझे तकलीफें होनी है वो ज्यादा होंगी। तो इट इज ऑल रिलेटेड। मैं ये कहूंगा कि एक टीम वर्क है जो हमारा और ये जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट बैठे हैं, जो मेट्रोलॉजिकल साइंस को देखते हैं, इन सब से मिलकर ये आधार बना कि एविडेंस बेस्ड है, ये जो हमारे शरीर की इस समय नुकसान हो रहा है उससे हो रहा है। दीवान जी, हाँ जी प्लीज। अनुराग जी, एक अभी जो बात हो रही थी एविडेंस बेस्ड, मुंडका में हमने एक छोटा सर्वे किया था, वेस्ट दिल्ली में मुंडका गांव, और हमने पाया कि वहाँ कैंसर के मरीज जो हैं वो नेशनल एवरेज से 10 गुना ज़्यादा है, और मुंडका इज़ ए हॉटस्पॉट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये जो अभी आपने ही सुझाव दिया था कि क्या हमारे मेडिकल प्रोटोकॉल में कुछ ऐसा है जिससे कि हम पोल्यूशन को लिंक कर सकें इन बीमारियों से, जबकि एक्चुअल में सारी लिंक्ड हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में उसको डायग्नोसिस को लिखते नहीं है कि एयर पोल्यूशन के कारण है। तो वो जब जिस दिन सर मैं आपको इसमें टोकूंगा, हर वक्त हर संस्था पे यदि मैं आज यहाँ पर आया हूँ आपके इस माध्यम से, तो यही बताने के लिए कि डॉक्टर्स पूरे कंसर्न हैं, वो मरीज को ये बताते हैं, लेकिन ज्यादा है कि सरकार को बताना, और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। और हमारे यहाँ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के यहाँ से, दिल्ली मेडिकल काउंसिल से, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से ये आवाज उठाई जाती है, और जब जब हम मंत्रियों को मिलते हैं तो ये कहते हैं कि प्लीज पोल्यूशन के लिए ठीक करिए, यदि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो इसके लिए कदम उठाइए ताकि ऐसी चीजें ना हो। तो क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ डॉक्टर सैनी से कि क्या आप ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते हैं जिसमें डायग्नोसिस में आप लिख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन के कारण ये बीमारी हो रही है? देखिए, हम एलर्जिक रखते हैं, हम बताते भी हैं, आपकी बात का पूरा ध्यान रखते हुए। एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन इज नॉट ए बीमारी है अस्थमैटिक अटैक होना, और उसके कारण हम लिखते हैं कारण, ठीक है। तो कारण में जैसे बिल्कुल लिखते हैं जैसे ये एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जी किसी की वजह से हो रही है, वी राइट इट। जैसे मुंडका में मैंने उदाहरण दिया, हमने सर्वे किया था, 10 टाइम्स नेशनल एवरेज से 10 टाइम्स ज्यादा वहाँ कैंसर के मरीज हैं। तो उसका कारण हमें तो पता है कि पोल्यूशन के कारण लोग परेशान हैं बहुत पोल्यूशन से, लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस में डॉक्टर नहीं लिख पाते ये बातें। तो क्या ये आ सकता है किसी भी तरह आपके? नहीं सर, आपसे मैं कहूंगा आप रिसर्च पेपर पढ़िए हम लोगों के, जहां जहां कैंसर में जहां जहां जैसे आप होंगे, और मैं अभी ऑफ हैंड नहीं बता सकता हूं,
जहां भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमेशा हमें कारण लिखने पड़ते हैं, और आप देखेंगे कि बड़े सारे रिसर्च पेपर में ये कारण लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा थी या नाइट्रोजन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा थी, इसके कारण हुआ। हम इस केस में आपके साथ हैं और हर जगह पे हम ये लिखते हैं। पर कारण भी diagnosis on आएगा the क्योंकि patients- pollution is not a disease. Pollution is a reason for a disease. When we write a provisional diagnosis, it is कैंसर, अस्थमा, ये डिजीजेस होंगी या ब्रेस्ट कैंसर, ये उसमें जब कारण आते हैं तो उसमें हम कारण लिखते हैं कि दीज आर द रीजंस फॉर दिस। दैट्स व्हाई ये रिसर्च आती है। अब मैं ये उल्टा लेके जा रहा हूँ, ये जो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत महान हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य इसलिए है पूरा कि आज आप सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आवाज मेडिकल एसोसिएशन से, मेडिकल काउंसिल से उठी है कि ये कारण है। स्वागता जी, आप कुछ कहना चाह रही मैं थी? डॉक्टर सैनी से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी सीओपीडी के पेशेंट रह चुके हैं और कुछ साल पहले तक डॉक्टर जब वो थे, दिल्ली के डॉक्टर्स और आप भी में दिल्ली में एम्स में और बाकी साउथ दिल्ली के जितने हॉस्पिटल में हम जब दौरा लगाते थे तो वो डॉक्टर यही लिखते थे कि सितंबर के बाद अगर आप हो सके तो कहीं और कुछ दिन चले जाइए, एक्सपोजर कम करिए क्योंकि सीओपीडी है। तो और वो लिख देते थे। एक और रीजन मैं बताता हूं सर को ताकि समझ में और अच्छे से आएगा कि यदि ये स्कूल बंद हुए हैं इस वक्त, तो ये भी मैं थोड़ा सा क्रेडिट मेडिकल प्रोफेशन को, मेडिकल काउंसिल को दूंगा कि हम ही लोगों ने कहा कि जितना बाहर जाएंगे उतना एक्सपोजर बच्चों को ज्यादा होगा, उनकी कैपेसिटी भी कम है इसको झेलने की, तो स्कूल बंद करिए। और यदि दूसरा एक और डॉक्टर हर्षवर्धन थे या उस समय थे, तो हमने ही काउंसिल ने लिखा था, मेडिकल एसोसिएशन ने, ये व्हीकल ज्यादा हो रहे हैं, इसके वजह से हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए या तो आप सुविधाएं ज्यादा बढ़ाइए या इसको ऑल्टरनेट करिए। धीमान जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि पराली को लेकर, इस बार पराली की मतलब एक जिम्मेदार मानते हैं पॉल्यूशन को लेकर। इस बार पराली की स्टार्टिंग के अगर महीने देखें अक्टूबर में तो पराली की मामले कम आए जनवरी, लेकिन उस दौरान पॉल्यूशन अधिक था। बिल्कुल। आप क्या कारक मानते हैं कि उस दौर में पॉल्यूशन कम नहीं होगी, क्योंकि फिर कौन से ऐसे घटक थे जिसने उस महीने के दौरान पॉल्यूशन को बढ़ाया? देखिए, इस बार बिल्कुल एक्सपोज हो गया कि पराली का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, इसको बदनाम ज़्यादा किया जाता था। इस बार 70% पंजाब में पराली के केसेस कम हुए हैं। इसके बावजूद दिल्ली में पॉल्यूशन पहले से कहीं ज़्यादा हो रहा था। और वैसे भी रिसर्च स्टडीज आ रही है, इनकी भी आई होगी और CSC की भी कही है कि 15-16% ज़्यादा पीक सीजन में 15-16% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ ये कम होना चाहिए। पराली केसेस खामखा जो जलाते हैं स्ट्रॉक हो तो दैट्स रॉन्ग, रुकना चाहिए, लेकिन उसको ब्लेम कुछ ज़्यादा किया जाता है और डिफ्लेक्ट किया जाता है। दिल्ली सरकार की नाकामी को डिफ्लेक्ट करके पराली पर डाला जा रहा था। अब जब पंजाब में भी वहाँ की सरकार आ गई है तो उन्हें वो कम करने पड़े, तो अब वो फिर उनके ये हो गया कि अब असली कारण तो ढूंढने पड़ेंगे। तो असली कारण तो दिल्ली के अपने हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के। 51% तो बहुत लार्ज प्रोपोर्शन है, 51% जो व्हीकलर पोल्यूशन है। तो ये अपने आप समझ में आ जाता है कि दिल्ली में खुद ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सारा पोल्यूशन। फिर कई बार हम कहते हैं आसपास के शहरों से आता है, तो आसपास के शहरों से आता है, उनको हम देते भी हैं, हमारा पोल्यूशन हमारे पास नहीं रहता है। तो इसलिए कहना है कि आसपास के शहरों से आता है तो वो लेन देन आपस का बराबर चलता है। तो ये सारा, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ का जैसे मैंने आपको शुरू में बताया बहुत बुरा हाल है। वहाँ तो रोड ही नहीं है, कच्चे रोड है, धूल उठती रहती है और इंडस्ट्रियल वेस्ट कलेक्शन का कोई साधन नहीं है दिल्ली के अंदर। तो इसलिए वेस्ट को या तो वो फैक्ट्री के अंदर ही जला देते हैं कि कहीं MCD ना देख ले, कोई देख ना ले, चलान ना लग जाए, या फिर कहीं रोड के साइड में फेंक देते हैं। तो इस तरह हमने मुंडका साइड में बहुत ऐसे केसेस पकड़े, बहुत SDM को इन्वॉल्व किया, MCD को इन्वॉल्व किया, लेकिन ये एक्टिव नहीं रहते हैं। हम आखिर में आज रेजिडेंट्स हम थक गए और वो बंद करना पड़ा, क्योंकि कितना सरकार एक्टिव नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक सरकार अपने पैरों पर खड़ी ना हो, एक्टिव ना हो, ऑन टोज ना हो, जब तक जनता कुछ खास कर नहीं सकती है। हमने बहुत कोशिश की है। मुंडका किराड़ी एरिया में तो बफर जोन नहीं है, 8 लाख लोग रहते हैं, वहाँ कोई 1 एकड़ का पार्क नहीं है। आप समझिए, तो पोल्यूशन तो कंसनट्रेट होगा ही। तो इस तरह करके अगर आप वहाँ, हमने 150 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया का मांगा था कि जी इसको पार्क बना दीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। जी हम फिर इंडस्ट्रियल एरिया काम नहीं, भाई लोग नहीं चाहते तो आप मत बनाए, हमें सांस लेने की जगह की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं माने दिल्ली सरकार। अब 8 लोगों के बीच में एक पार्क नहीं है, तो इंडस्ट्रियल कंसनट्रेशन, पॉल्यूशन कंसनट्रेशन अपने आप बढ़ेगी और हालत यही होनी है जो है। ये बाकी दिल्ली में भी लगभग ऐसी मिलती जुलती हालत है। आपकी इस बारे में प्रतिक्रिया क्या, पराली को लेकर कोई
ऐसी पॉलिसी नहीं है। किसानों को लगातार कहा था कि पराली मत जलाइए। कई एविडेंस ऐसे IARA से मान लो कि बात करी है हम लोगों ने पूछा में, तो उन्होंने कहा कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन जो मिट्टी का है, पराली को नहीं जलाएंगे आप तो मिट्टी का कम हो जाएगा, उससे आपकी मिट्टी की जो पोषकता है उस पर असर पड़ता है। तो पराली को किस तरह की पॉलिसी की आवश्यकता बनाने की है ताकि लोग पराली ना जलाएं, कम से कम कुछ एक परसेंटेज घटक तो उसका है ही पॉल्यूशन में। आपकी इस बारे में क्या? तो अगर आप पूछ रहे हैं कि पराली ना जलाने से ऑर्गेनिक कार्बन कम हो जाएगा, वो गलत है। उल्टा पराली जलाने से सॉइल का टॉप लेयर खराब हो जाता है। रही बात पॉलिसी की, पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं, बहुत, क्योंकि ये 10 साल से ये मामला सामने, 10-15 साल से। मैं आपको सबसे पहले तो फार्मर्स को बोला जा रहा है कि आप किसानों को बोला जा रहा है कि आप राइस और पैडी से बाहर आइए, क्रॉप डाइवर्सिफाई करिए, क्योंकि इसी टाइम पे फिर उसका हार्वेस्ट होना होता है, वो रुक जाएगा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, MSP दिया जा रहा है बाकी क्रॉप्स के लिए भी। जो करना ज़रूरी है कि बाकियों का प्रोक्योरमेंट हमको फिक्स करना है, ताकि फार्मर्स को लगे कि पैडी ना ग्रो करके, राइस के बिना, बासमती चावल के बिना भी हमारी अच्छी कमाई हो सके, पहली बात। दूसरा, एक और अच्छी पॉलिसी सरकार की है कि जितने भी पावर प्लांट है उसमें 5% जो ब्लेंडिंग होगी कोल की, वो ब्लेंडिंग पराली से होगी, भूसे से होगी। उसके लिए पंजाब सरकार ने, हमने खुद रिपोर्ट निकाला है, बहुत सारे बेलिंग प्लांट्स बनाए हैं, बेलर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं। तो पॉलिसीज़ तो हैं, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पे हमें आगे काम करना है कि हमें फार्मर को इंसेंटिवाइज करना है कि ना जलाएं, और इतना सारा पराली है उसको क्या करें, उसको हम आगे XC2 मैकेनिज्म से उसका आगे यूजेस निकालें, पावर प्लांट पे या ब्रिक किन्स पे एज फ्यूल, और इन situ से हम उसको मल्चिंग करके सॉइल में वापस डालें। और सबसे पहले अभी जो ज़रूरत है, क्योंकि हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमें ज़रूरत था बम्पर क्रॉप का, अभी है हमारे देश में, तो वी हैव टू डाइवर्सिफाई टू नॉन राइस एंड व्हीट क्रॉप्स। मेरा एक सवाल दोनों आपसे है, ये लास्ट सवाल मेरा, कि कौन सी ऐसी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीतियाँ बनाई जाएँ जिससे पॉल्यूशन पे लगाम लाई जा सके? क्योंकि हम ग्रैप को तो लागू करते हैं, ग्रैप का एक चरण पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, अब चौथा 4th स्टेप चल रहा है, लेकिन उससे पॉल्यूशन पे लगाम नहीं लगती। तो हमें अगर वर्तमान का एक शॉर्ट टर्म नीति और लॉन्ग टर्म नीति, तो आप दोनों से सबसे पहले ग्रैप जो लगा वो 400 पार के बाद लगा, वो नहीं होना चाहिए। हमारे पास, हमारे देश में बहुत अच्छे वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं, तो आपको पता है कि वेदर ख़राब होने वाला है, विंड स्पीड कम होने वाला है, आप 2-3 दिन, एक हफ्ता या एटलीस्ट 3-4 दिन पहले ग्रैप 4 लगा दीजिए। अभी क्या हो रहा है, वेदर ख़राब हो रहा है, सोर्सेज चल रहे हैं, वो बिल्डअप हो गया है, उसके बाद आपने ग्रैप लगाया, फ़ायदा हुआ नहीं। तो प्रीएम्प्टिव ग्रैप बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के दौर पे मेरा मानना है ये एक, अभी हम अगले साल भी ट्राई करेंगे तो शायद थोड़ा कम पड़े कि हम शुरुआत में ही ग्रैप 2 से स्टार्ट करें, और अक्टूबर-सितंबर के महीने में लगा दें। ग्रैप 2 से स्टार्ट करें और ग्रैप 4 पहले से ही लग जाए कि ये बात आई ना, पहली बात। दूसरा, लॉन्ग टर्म में हमको सारे सोर्सेज को देखना है। व्हीकल्स का भी अभी इतना अच्छा स्कीम फेम आया, फिर अभी PME ड्राइव आया, व्हीकुलर सिस्टम्स को हमें क्लीन अप करना है। इंडस्ट्रीज का सर ने बिल्कुल सही बोला, पर एक और, अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बर्निंग एंड अनपेव्ड रोड्स, इंडस्ट्री में फ्यूल कौन सा यूज़ हो रहा है? बड़ी इंडस्ट्रीज़ में फिर भी थोड़ा लगाम है, MSME, मीडियम स्मॉल माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं, उसमें बिल्कुल सस्ते चीप फ्यूल यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे प्रॉफिट का प्रॉब्लम है और वो बहुत अनरेगुलेटेड सेक्टर है। तो फ्यूल यूज़ वो हमें देखना है। वेस्ट बर्निंग हमें कम करना है। वेस्ट सेग्रीगेशन, आप इंदौर में देखिए, वहाँ पे वेस्ट बर्निंग ना के बराबर है, और सिटी का सारा वेस्ट जाके एक प्लांट में कन्वर्ट होता है, बायो CNG बन के इंदौर की बसेस उस बस से चल रही हैं। तो अगर एक शहर ये कर सकता है तो दिल्ली और बाकी शहर क्यों नहीं? दीज आर द लॉन्ग टर्म केस स्टडीज़ हमारे पास ही हैं। हमें ना चाइना ना US कहीं पे जाने की ज़रूरत है, हमारे पास ही केस स्टडीज़ है, और मेरा मानना है हम कर सकते हैं। दीवान जी, आपसे। अनुराग जी, सबसे पहले तो ये ग्रैप जो है, ये तो एक रिएक्शन है, पोल्यूशन हो रहा है उसका, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो ये इस तरह के गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला, बस आप ब्रेक लगा रहे हैं पर एक्सीडेंट हो गया। असली सॉल्यूशन होगा कि पहले तो पोल्यूशन के जो कारण हैं, जो प्रोडक्शन है, उन एक्टिविटीज़ को काबू करना। अगर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और वो ट्रैप हो रहा है, तो आपको सारे पोल्यूशन एमिटिंग एक्टिविटीज़ को काबू करना होगा, जो कि इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं,
और रोड डस्ट हैं, इन सबको काबू करना होगा। और इसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि इसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा काबू नहीं कर पाएंगे। कि ऑड-इवन जब हुआ था, इन्होंने पहली बार किया था, हम चिट्ठी लिख के आए थे कि इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन एक लेवल के बाद वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इकट्ठा होगा, चाहे आप कम पोल्यूशन कर रहे हैं तो 4 घंटे बाद उसी लेवल पर आ जाएगा जिस लेवल पर आना है। तो ये जोग्राफिकल कंडीशन है शहर की, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बफर जोन चाहिए शहर के अंदर, क्योंकि बफर जोन करते क्या है कि अच्छे वक्त के अंदर क्लीन एयर को स्टोर करते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो पोल्यूटिंग एयर के साथ उसका एक्सचेंज करके आपका कुछ डाइल्यूशन करते हैं। शहर को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है वो ट्रैपिंग। 2 शहर, सैटेलाइट टाउन और मेन पेरेंट सिटी के बीच कम से कम 80 किलोमीटर का गैप होना चाहिए। यहाँ गुरुग्राम और दिल्ली तो एडजॉइनिंग है, तो ये अलग सैटेलाइट टाउन नहीं है, ये है दिल्ली के एक्सटेंशन। जी, तो दिल्ली है ये। तो वो कहने के लिए हम डिफ्लेक्ट कर रहे हैं एनसीआर के टाउन से, डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं आप जी, उनको दिल्ली का हिस्सा बना रहे हो और वही प्रॉब्लम्स दिल्ली के साथ उनको क्रिएट कर रहे हो और उसको बढ़ा रहे हो। तो शहर का बड़ा होना, विस्तार होना, ये एक ऑप्टिमम साइज़ की जो प्रिंसिपल होते हैं उसको वायलेट कर रहे हैं ये। और ये सारा कुछ अर्बन प्लानर्स को रिसर्च करके इसको आगे लाना चाहिए, इन सब विषयों को। मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आरिफ साहब की आवाज़ आ रही है सर, प्लीज़। देखिए, बिल्कुल सही कहा। मेरे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं एनवायरनमेंट के बारे में, वो ज़्यादा अच्छा जानते हैं। बट एज ए डॉक्टर, जो चीज़ जो हम कर सकते हैं, मैंने देखा इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रॉब्लम। इस समय यदि मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा कारण पोल्यूशन तो है ही, साथ में जो मिट्टी और गंदगी जो इतनी ज्यादा फैली हुई है। इतनी गंदगी, इतनी मिट्टी को हमने पहले नहीं देखा। जहां प्लांट्स होने चाहिए थे, उन प्लांट्स को कोई पानी दे रहा, वो सूखे पड़े हैं, जिससे आपकी ट्रैप हो। इतनी धूल और मिट्टी उठ रही है इस वक्त। ये सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा है कि इस वक्त और इससे पहले भी, इस समय तो बढ़ गया, लेकिन जो मैंने इस साल इतने एलर्जिक रिएक्शन और इतने अस्थमैटिक सांस लेने की तकलीफें देखी हैं, वो ना कि सिर्फ इस 2 महीने में जहां ये ज्यादा बढ़ा है 1-1.5 महीने से, उससे पहले भी ज्यादा मैंने देखी हैं। इसका कारण यह है दिल्ली में खास तौर पर इतनी मिट्टी, इतनी धूल यहाँ हो रही है। यहाँ इसको पहले कभी हमने देखा था कि वैक्यूम से किया जा रहा था, या हमने देखा था कि वाटर शेडिंग होती थी, वो सब कुछ बंद हो गया। पता नहीं क्यों। केंद्र सरकार, लोकल सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरफ ध्यान दें। दिल्ली में आप लोग भी रहते हो, आप भी वही सांस ले रहे हो। आपके शायद बड़े बड़े घर हैं, तो शायद आपको दूर तक मिट्टी नजर नहीं आती, आपके घर साफ हो जाते हो, आपके आसपास की गंदगी नजर नहीं आती। लेकिन इस समय दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं है जो धूल मिट्टी से ग्रस्त ना हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र है कि एज ए डॉक्टर प्लीज इस चीज को ध्यान करिए। सारे पॉलिटिशियन से जो भी इस चीज के देखते हैं कि धूल मिट्टी को कम से कम, मेरे मरीजों को कम से कम थोड़ा फायदा होगा। ये तो क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चीजें हैं जो शायद टाइम लगेगा, इसके लिए नीतियां बदलनी पड़ेगी। लेकिन धूल मिट्टी को के लिए कौन सी नीति चाहिए? जी बिल्कुल सर, प्लीज उसको ध्यान करवाइए।